Assalamu alaikum. Today I am discussing about the discovery of nucleus. Before starting my video, please like and share my video and also subscribe my channel. अच्छा, आज जो मैं आपको बताऊंगी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस किस तरह से डिस्कवर्ड हुआ, राइट। सबसे पहले तो ये था कि ना न्यूक्लियस के बारे में, एटम के बारे में जब हमें पता, जब सबसे पहले तो हमें एटम के बारे में पता चला कि एटम बहुत ही टाइनी स्ट्रक्चर था, टाइनी। और हम लोगों ने फिर ये देखा आहिस्ता आहिस्ता जब डिस्कवरीज होती गई तो पता चला कि पूरी की पूरी दुनिया, जो एवरी वर्ल्ड इज़ कम्पोज ऑफ एटम, ये स्मॉल टाइप्स के होते हैं, हम इन्हें देख नहीं सकते थ्रू आवर नेकेड आई, राइट। सो वी यूज माइक्रोस्कोप्स एंड सो ऑन, राइट। सो इसके बाद जब एटम डिस्कवर्ड हो गया तो एटम के अंदर की चीज़ें नहीं पता थी कि इसके अंदर क्या क्या एग्जिस्ट करती, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो इसकी न्यूक्लियस की बात आती है कि न्यूक्लियस को किस तरह से डिस्कवर किया गया, राइट। सबसे पहले तो ये था कि 1897 में जे थॉमसन था, उसने क्या किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और उनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, राइट। लेकिन अब उसने इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर कर दिया, अब किसी भी साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होती है। तो बाद में पता चला है कि शेल्स आए और फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले किसी को नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या है, मतलब किस तरह की मूवमेंट। ना ही इनके एटॉमिक मैसेज के बारे में पता था, ना ही उनके मैथ के बारे में पता था, सिर्फ चार्ज था कि वो नेगेटिवली चार्ज है, राइट। तो उनके मैथ्स के बारे में पता था कि किस तरह से एटम का मैथ डिवाइड हुआ हुआ इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में, राइट। सो फिर ये हुआ, उसके बाद जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया, राइट, वो भी मैं अभी डिस्कस करती हूँ। उसके बाद फिर ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के मैथ्स के बारे में किसी को नहीं पता था कि किस तरह से वो डिवाइड हुआ बिटवीन द एटम। उसके बाद फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता सदियाँ गुजरती गई और साइंटिस्ट ने फिर रिसर्च करना स्टार्ट की। तो फिर बाद में उसके मॉडल के बारे में और ज़्यादा क्लियरफाई होता है, क्योंकि एक बात यह है कि न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू एटम। एटम में तो हम लोग देख लेते हैं ना कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन शेल्स के रिवॉल्व करें, उनकी एक्साइटेशन एनर्जी किस तरह से होती है, हाई लेवल से लो लेवल में जाए तो किस तरह से एनर्जीज प्रोड्यूस हो रही हैं, क्या इलेक्ट्रॉन की स्पीड है एटम के अंदर, वो पता चल जाती है। लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर के स्ट्रक्चर हैं जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स हैं, उनके बारे में ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम जितने ज़्यादा इसकी डिटेल स्टडी करते रहते हैं उतने ज़्यादा हमें पार्टिकल्स मिलते जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये हुआ कि इस तरह से जे थॉमसन ने तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। अब जे थॉमसन का जो मॉडल था, सबसे पहले जे थॉमसन के मॉडल को हम डिस्कवर करते हैं कि जे थॉमसन का जो अच्छा, और इसके वक्त ये भी है कि जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था ना जे थॉमसन, तो ये समझा जाता था कि एटम जो है ना एज अ होल न्यूट्रल है। अगर एटम एज अ होल न्यूट्रल है तो इसका मतलब कहीं पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज है उसके साथ जब वो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे तभी तो एटम होल न्यूट्रल होगा। तो इसका मतलब फिर ये तो बात कन्फर्म थी कि एटम जो है वो क्या है, एज अ होल न्यूट्रल है। अगर वो न्यूट्रल है तो उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। लेकिन अभी साइंटिस्ट को ये भी नहीं पता था कि पॉजिटिव चार्ज किस तरह से कंपनसेट हुआ हुआ है एटम के अंदर, राइट। अब ये पॉजिटिव चार्ज किसने ऑक्यूपाई किया होता है, न्यूक्लियस ने। पहले पहल तो इन द अर्लियर सेंचुरी ऐसा कुछ भी साइंटिस्ट नॉन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया। जे थॉमसन का जो मॉडल है ना, बेसिकली हम उसे वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है, और उसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अब ये मॉडल उसे क्यों कहा जाता है, उसकी दो रीज़न है। अब इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि जो एटम है ना एक स्फीयर है, उसके अंदर जो है ना, अब एटम एक स्फीयर है, उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ है उसके सारे वॉल्यूम में। यानी कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे सारी जगह ना ऐसे फैला हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस की हर जगह सराउंडिंग में, उसके वॉल्यूम में, हर जगह जो है फैला हुआ है। हर जगह, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी जो अर्थ है हवा में हर जगह ऑक्सीजन है, फैली हुई है, उसकी कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि उसने यहाँ पे पड़ी हुई ऑक्सीजन तो हम यहाँ पे जाकर सांस लें। हर जगह एनवायरनमेंट में वो ऑक्सीजन जो है फैली हुई है। इसी तरह से जो जे थॉमसन था उसके मॉडल के मुताबिक ये था कि जो एटम है एक एज आ स्फीयर है, उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके सारे वॉल्यूम में स्प्रेड हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन है ना उसके अंदर एम्बेडेड हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो मैं डॉट शो कर रही हूँ बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना उसके अंदर ऐसे एम्बेडेड हुए हैं। ये इसकी मिसालों से ऐसे समझाई जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन के अंदर जो रेड रेड चीज़ होती है ना वो उसने कंपेयर की पॉजिटिव चार्ज से, और उसके अंदर जो बीज होते हैं ना, ब्लैक कलर के जो बीज होते हैं, उसने उसको कहा कि ये कंपैरिजन करें इलेक्ट्रॉन से। जैसे वो बीज जो है उस रेड वाली सरफेस, वाटरमेलन की रेड वाली सरफेस के अंदर इम्बेड हुए होते हैं, इसी तरह से उसने कहा ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ना उनके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे इम्बेडेड हुए हैं। इस तरह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इस तरह से एटम एज अ होल न्यूट्रल बन रहा है, ठीक है। उसके मॉडल, और ये जो उसका मॉडल था ना बहुत से साइंटिस्ट उसके इस मॉडल पे बिलीव करते थे, मतलब पिछली हिस्ट्रीज में तो उसका ये मॉडल बहुत अच्छा माना जाने वाला मॉडल था। लेकिन उसके बाद फिर आ गया रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने न्यूक्लियस की जो डिस्कवर थी उसने एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया।
अब उसने कैसे डिस्कवर किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अभी तक पहले तो यही ये था, ये वाला जो स्ट्रक्चर था ना, ये वाला मॉडल को माना जाता था, जिसको वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है और प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे पुडिंग होती है, अब पुडिंग के अंदर प्लम को एम्बेडेड किया होता है, सेम इसका भी वाटरमेलन वाला हिसाब है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने अपने कोलैबोरेटर्स के साथ, इसके कोलैबोरेटर थे हैंस गाइगर और एक मार्सन था, मार्सन। ये दोनों के दोनों जो थे, इन्हें अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की थी और ना इन्हें अभी उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री मिली थी। और रदरफोर्ड जो बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि इनके टीचर थे, तो उन्होंने जो अपने जो स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है। अभी एक्सपेरिमेंट किस तरह का था मैं आपको बताती हूँ। इस एक्सपेरिमेंट ये था कि एक हमारे पास थिन एल्यूमिनियम फॉयल थी, जैसे जस्ट लाइक टिश्यू पेपर नहीं होता, उस तरह से पतली सी थिन एल्यूमिनियम फॉयल थी, ठीक है। और आगे जो था अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स लगा हुआ था। सपोज आप कर लें कि अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है, जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल जो है निकल रही हैं, और यहाँ पे आगे उसने जो था वो एक डिटेक्टर लगाया हुआ था। डिटेक्टर इसलिए लगाया हुआ था कि जब भी अल्फ़ा पार्टिकल इनमें से पास करती थी थिन एल्यूमिनियम फॉयल में से, तो क्या होता था कि वो पास करने के बाद देखता था कितने अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से निकल रहे हैं थिन एल्यूमिनियम फॉयल से। वो डिटेक्टर इस चीज़ को डिटेक्ट करता था, ठीक है। एक डिवाइस लगी थी, उसमें डायरेक्ट डिटेक्ट करता था, अब एक अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। इसी तरह से इसने क्या किया, इसने इस अल्फ़ा पार्टिकल को, अब ये जो टारगेट एल्यूमिनियम थिन फॉयल था, ठीक है, उसने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स में से अल्फ़ा पार्टिकल को इस पर बम्बार्डमेंट कराई, इस पर फॉल कराया। जब इसने इस पर फॉल कराया ना, इसमें से ये निकले अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हुए। अब जब इसमें अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हो ना, तो 3 तरह की इसने डिफ्लेक्शंस देखी। और वो 3 तरह की डिफ्लेक्शन किस तरह की थी, मैं आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज कर लें कि ये जो है हमारे पास थिन एल्यूमिनियम फॉयल के एटम्स हैं, ठीक है। यहाँ से क्या आई हमारे पास थिन एल्यूमिनियम फॉयल के पार्टिकल्स, यहाँ पे हमारे पास सोर्स लगा है अल्फ़ा पार्टिकल का, ठीक है। वो जा रहे हैं अंदर, ऐसे जा रहे हैं ये। अब क्या हुआ, उसने क्या चीज़ नोटिस की रदरफोर्ड ने, जब उसने देखा कि उसने देखो मेरी बात सुने, अल्फ़ा पार्टिकल का जो मैस है ना, वो 7300 टाइम्स मोर मैसिव है देन इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा पार्टिकल बहुत भारी चीज़ है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। अब अगर अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स ज़्यादा, मतलब मैस ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी रिलेशनशिप E=mc², हम उसके मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स मीन्स डैट उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या तो उसकी अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो जब वो थिन एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर जब गया, अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड किया उसके एटम के साथ, थिन एल्यूमिनियम फॉयल के एटम के साथ जब उस अल्फ़ा पार्टिकल ने बम्बार्ड किया, तो होना तो ये चाहिए था, क्योंकि उसकी तो हाँ, क्योंकि अब उसकी तो वो तो बहुत ज़्यादा मैसिव है, तो होना तो ये चाहिए था कि अगर वो उसको जाके स्ट्राइक हेड भी करता है ना, क्योंकि वो तो कम है, तो वो कम बैक हो जाए। मतलब कोई भी देखें, अब अल्फ़ा पार्टिकल भारी चीज़ है ना, हमें पता है अल्फ़ा पार्टिकल भारी है, इलेक्ट्रॉन स्मॉलर है। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल को जाके बम्बार्ड करेगा, ठीक है, तो अब इसमें से तो पेनिट्रेट नहीं कर सकता और ना इसमें से पास होना सकता, उससे चाहिए कि वो ईजिली हिट बैक करके वापस आ जाए, ठीक है, ठीक है, हिट बैक करके वापस आ जाए, ठीक है। इस तरह से चक्कर हुआ, ठीक है। अब क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा मैसिव है और इलेक्ट्रॉन हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो होना तो चाहिए था कि वो अंदर चला जाता, अल्फ़ा पार्टिकल जाके पेनिट्रेट करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारा सिनेरियो इस तरह का हुआ। क्या हुआ कि अल्फ़ा पार्टिकल जब इस एटम थिन फॉयल के एटम के साथ जाकर उसने स्ट्राइक किया, तो क्या हुआ कि उसने क्या किया, हिट बैक कर दिया। उन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, हिट बैक कर दिया उस अल्फ़ा पार्टिकल को और लार्ज रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस है। लेकिन ये जो लार्ज रिफ्लेक्शन है ना, सिर्फ थोड़ी लार्ज रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस है, ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। यानी कि बैकवर्ड डिफ्लेक्शन थोड़ी हुई, लेकिन कुछ स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गई, जैसे आप देख सकते हैं, कुछ स्लाइटली डिफ्लेक्ट भी नहीं हुई, कुछ पास ऑन हो गई, ठीक है। अब ठीक है, जो पास ऑन हो गई या कुछ स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुई, उनका तो उसको इतना नहीं था। लेकिन जब उसने ये देखा ना कि लार्जली डिफ्लेक्ट हो रही है, बैकवर्ड डिफ्लेक्शन हो रही है, वो भी लार्ज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है, पीछे की तरफ आ रही है डिफ्लेक्शन, उसने कहा ये तो फिर एक सूरत में ऐसा हो सकता है कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल जो है किसी ऐसी चीज़ से अंदर, एटम के अंदर किसी ऐसी चीज़ से जाकर टकराया जिसका मैस बहुत ज़्यादा है। अब जब स्मॉलर चीज़ भारी चीज़ के साथ जाकर टकराएगी, तो क्या होगा, ये होगा कि भारी चीज़ पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो जो है जो एनर्जी उसको मिली होगी उसके साथ जाकर स्ट्राइक करने में, वो इसको दोबारा हिट बैक कर देगी। तो उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, अल्फ़ा पार्टिकल तो 7300 टाइम्स मोर मैसिव है इलेक्ट्रॉन के, तो फिर ये कैसे हिट बैक हो रहा है, इसे तो अंदर जाना चाहिए था, पेनिट्रेट करना चाहिए था। ये जब उसने फैक्ट देखा, ये सीन देखा,
तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा हम तो इस मॉडल पे बिलीव करते हैं, इस मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इसमें ऐसी कोई फोर्स ऐसी नहीं है, कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं है जिसको हिट बैक कर दे। तो इसमें है क्या ऐसा जिसने इतनी भारी अल्फ़ा पार्टिकल को हिट बैक करा दिया। अब वो रदरफोर्ड जो था उसने अपने जो कोलैबोरेटर्स थे उसके साथ मिलकर सोचा, फिर उसके बाद में इसका डिज़ाइनिंग और एटम की डिज़ाइनिंग के बारे में पता चल सका। उसने फिर हमें न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताया, यहाँ से हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स का कॉन्सेप्ट आया। मतलब उसको फिर बाद में पता चला कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव, उसने कहा कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज, जैसे जे थॉमसन ने कहा था पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हुए होते हैं हर तरह वॉल्यूम पे, ऐसे स्प्रेड नहीं हुए होते पॉजिटिव, बल्कि पॉजिटिव चार्जेस जो है एक जगह कॉम्पनसेट हुए थे। मतलब एक स्मॉल उन्होंने जगह ले ली, उधर ही सारे पॉजिटिव चार्जेस, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस कॉम्पनसेट हुए हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स चार्जलेस होते हैं, उनका कोई मैस नहीं होता, लेकिन उनका मैस प्रोटॉन के इक्वल होता है। वो फिर बाद में न्यूट्रॉन, पहले तो प्रोटॉन ऐसे डिस्कवर्ड हुआ ना, उसके बाद फिर बाद में न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड किया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई बहुत से साइंटिस्ट ने, पहले तो प्रोटॉन डिस्कवर्ड हुआ जब एटम था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि इसके अंदर जो मौजूद जो पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन है ना, इनके दरमियान जो है वह एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रही है जो इन प्रोटॉन को आपस में बाइंड करके रखा हुआ है। मतलब इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखा हुआ, उन्होंने एक सरफेस घेरी है जिसके दरमियान ये कॉम्पनसेट हुए। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो रफली इक्वल होती है 1 फेम्टोमीटर के, मतलब 10⁻⁻15 मीटर जो है इसकी रेंज होती है, बहुत शॉर्ट रेंज होती है। लेकिन ये प्रोटॉन के दरमियान लगती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, नेचुरली अल्लाह ताला ने इन प्रोटॉन्स के अंदर लगाई है। तो फिर उसको बाद में पता चला कि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करी है। यही वजह थी कि कुछ चंद जो थी अल्फ़ा पार्टिकल्स वो लार्जली डिफ्लेक्ट हुई थी। वो लार्जली डिफ्लेक्ट इसलिए हुई थी कि कुछ चंद अल्फ़ा पार्टिकल इसके करीब आ गई थी, ऐसे इसके करीब, इस न्यूक्लियस के करीब आ गई थी, जिसकी वजह से वो लार्जली डिफ्लेक्ट हो गई थी। इसके इतना मैस बढ़ गया था इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज का, जिस वजह से वो लार्जली डिफ्लेक्ट बैक हो गई थी। लेकिन कुछ जो थी इसके पास से नहीं गुजरी, कुछ साइड से गुजर गई तो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ऐसे साइड से गुजर गई। लेकिन जो इसके करीब से जाके सेंटर से मूव करती हुई गई ना, वो लार्जली डिफ्लेक्ट बैक हो गई, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उन्होंने ये ऑक्यूपाई की। उसके बाद फिर बाद में इसे पता चला इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जिसने ये प्रोटॉन्स को आपस में बाइंड करके रखा हुआ है। और फिर बाद में उसको पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर एम्बेडेड नहीं होते, बल्कि शेल्स बने होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसके अंदर नहीं होते। ठीक है, तो फिर बाद में से सब उसने डिस्कवरीज की, इसने फिर बाद में ये कंक्लूजन निकाला कि जो न्यूक्लियस की डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशंस आप समझते हैं एक्स वाई जी एक्स, जहाँ पे पूरा न्यूक्लियस जो है वो ऑक्यूपाइड होता है। उसने कहा जो न्यूक्लियस की डायमेंशंस होती हैं ना, वो स्मॉलर होती हैं डायमीटर ऑफ एटम से। मतलब देखें, एटम का जो डायमीटर है वो तो इतना बड़ा है, और डायमेंशंस ऑफ न्यूक्लियस सिर्फ ये हैं, इतनी सी, तो ये तो स्मॉलर होंगी बाय फैक्टर ऑफ 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, कि डायमेंशंस ऑफ न्यूक्लियस स्मॉलर होती हैं डायमीटर ऑफ एटम से, इसके फैक्टर 10⁻⁴ मीटर के फैक्टर से। ठीक है, यही वजह है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ इस रेंज में लग रही थी, और इलेक्ट्रॉन जो है उसकी शेल के लिए रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो फिर बाद में रदरफोर्ड ने अपने इस मॉडल को नाम दिया प्लानिटरी मॉडल। ठीक है, प्लानिटरी मॉडल इसको इसलिए कहा जाता है कि जस्ट लाइक हम लोग आज क्या बिलीव करते हैं कि सन जो है, अब तो लेटेस्ट थियरीज आ गई कि सन भी रिवॉल्व करता है, अपनी ऑर्बिट के गिर्द स्पिन करता है, लेकिन जो पहल ये समझा जाता था, आज पाकिस्तान में पुराना कोर्स पढ़ाया जा रहा है, उसमें यही समझा जाता है कि सन जो है एज अ स्टेशनरी है, और उसके इर्द गिर्द बाकी सारे के सारे प्लानट रिवॉल्व करते हैं। हमारी अर्थ, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, नेपच्यून, ये सब के सब इस सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। जैसे सन एक क्या हो गया, सन एक न्यूक्लियस कंसीडर कर लें, और जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारी अर्थ, सारे इलेक्ट्रॉन है उसके इर्द गिर्द ऐसे रिवॉल्व करते हैं। इस वजह से रदरफोर्ड ने अपने इस मॉडल को प्लानिटरी मॉडल का नाम दिया। इस तरह से न्यूक्लियस डिस्कवर्ड हुआ, और मैं प्रोटॉन के बारे में पता चल सका, मैं ये पता चल सका कि पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड नहीं होता बल्कि एक जगह कॉम्पनसेट हुआ होता है, और उसके अंदर जो मौजूद पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स होते हैं उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से उसका मैस और उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एम्बेडेड नहीं होते बल्कि वो शेल्स के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसी वजह से हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन है वो लार्जली डिफ्लेक्ट करे। उसके बाद फिर बाद में न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ, अभी तक ये प्रोटॉन का था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।